हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो चर्चा का विषय है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक कविता मनुज का श्रेय। तो आज हम इस क्लास में मनुज का श्रेय कविता की आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहे तो मनुज का श्रेय जो कविता है इसका हम मूल संदेश को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यह जो कविता है मनुज का श्रेय, यह कविता कविवर रामधारी सिंह दिनकर के सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के लिए वास्तविक कल्याणकारी मार्ग का संधान किया है। युद्ध की समस्या मनुष्य समाज की एक ज्वलंत समस्या है, लेकिन जब तक इसका कोई निश्चित समाधान नहीं ढूंढा जा सका है, लेकिन अब तक इसका कोई निश्चित समाधान नहीं ढूंढा जा सका है। इस कविता में दिनकर ने युद्ध के कारण और परिणाम के बीच एक तार्किक संगति की तलाश की है। कवि ने कविता के प्रारंभ में विज्ञान के क्षेत्र में आशातीत प्रगति को रेखांकित किया है। विज्ञान की उपलब्धियां सुख संचय की वृद्धि में निरंतर सहायक हो रही है, तथापि मानव तृप्त नहीं हो रहा है। मनुष्य इतना तरक्की कर रहा है, विज्ञान में इतना प्रसिद्धि हासिल कर रहा है, इतना सुख प्राप्त कर रहा है, फिर भी वह तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मनुष्य की जिह्वा नित्य नए नए स्वादों का भोग करके भी संतुष्ट नहीं है। फलतः सृष्टि की सौंदर्यमयी व शुभकर वस्तुएं भी कुरूप एवं भयंकर रूप में परिवर्तित होने लगी। विकास के नाम पर इतने ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पहाड़ गिराए जा रहे हैं कि हमारी जो प्रकृति की जो वास्तविक सुंदरता थी, जो हमारी प्रकृति थी, उसमें भी परिवर्तन आने लगा है और वह भी कुरूप का शिकार हो गई है। आज का मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में निष्णात हो चुका है। उसे अब यह जग छोटा लगने लगा है। कवि दिनकर ने लिखा है, घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश। कवि ने इस कविता में मनुष्य की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित किया है। कवि का कहना है कि मनुष्य ही इस ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है, जिसे न तो भूमि छिपा सकती है और न ही आकाश। इस मनुष्य की शिखा उद्याम में, जिसको इस जगत के समस्त चराचर भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, यह मनुष्य ज्ञान विज्ञान का श्रृंगार है और प्रकाश का भंडार है। अभी का जो मनुष्य है, यह कोई नॉर्मल, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह मनुष्य ज्ञान विज्ञान और प्रकाश का भंडार है। आज का मनुष्य इतना श्रेष्ठ होने के बावजूद अपनी कई सीमाओं से बंधा है। वह अब भी पशु है, हिंस्त्र रक्त पिपासु है। उसकी बुद्धि दानवी है। जब भी उसमें अभिमान जगता है तो वह मृत्यु का आकांक्षी हो जाता है। ऐसी स्थिति में कवि लिखते हैं, देह की लड़ती नहीं है जूझते मन प्राण, साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान। इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, व्रज होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल। कवि एक तरफ तो इस मनुष्य की श्रेष्ठता की बात करता है, दूसरी तरफ यह भी कहता है कि इस मनुष्य की कृत्य को न भूलो। यह मनुष्य संहार सेवी है।
इसकी कल्पना छद्म और ज्ञान पाषाण होता है। ऐसा मनुष्यता के लिए घोरतम अपमान है। दिनकर उस मनुष्य का श्रेष्ठ स्वीकार किया है जो एक नर से दूसरे नर के बीच के व्यवधान को तोड़ दे। दिनकर उसे ही ज्ञानी, विद्वान और मानव स्वीकार करता है। कवि ने प्रस्तुत कविता में यह स्वीकार किया है कि आज विज्ञान का कोलाहल चतुर्दिक व्याप्त है। नित्य नवीन आविष्कार मानव बुद्धि की विजय पताका फहरा रहे हैं, लेकिन इस प्रेममयी धरती के लिए यह शुष्क विद्या बुद्धि का यह दाहक चमत्कार कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। विज्ञान तो संसार को जलाने वाला, मृत्यु के निकट ले जाने वाला और सारी सृष्टि के लिए दुखदायी है। यह एक गलत रास्ते पर विवेक को छोड़कर आगे बढ़ती हुई बुद्धि की कुत्सित देन है। आज हम जो वैज्ञानिक चमत्कार देख रहे हैं वह भटकी हुई बुद्धि का तमाशा है। ऐसे कलुषित आविष्कार जिनसे लाखों बेगुनाहों को मृत्यु के मुख में धकेल दिया जाता है, कभी मनुष्य के लिए कल्याण के उपादान नहीं बन सकते। विज्ञान के मारक रूप के प्रति चेतावनी देता हुआ कवि कहता है कि मनुष्य को मारक विज्ञान के प्रति अपनी सारी आसक्ति समेटकर उसे इतनी दूर तक फेंक देना चाहिए कि उसकी याद तक नहीं बच पाए। यह बात अच्छी तरह सिद्ध है कि आज मनुष्य एक अबोध शिशु के समान अज्ञानी है। ऐसे नादान मनुष्य को हाथ में तलवार लेकर देखने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। विज्ञान रूपी यह तलवार अत्यंत निर्मम एवं पैनी है और यह किसी समय उसके हाथों को काट सकती है। विज्ञान विध्वंसक है। यह रसपूर्ण पृथ्वी के मनुष्य का श्रेय नहीं होना चाहिए। मनुष्यों का हृदय मानव प्रेम से पूर्ण होना चाहिए। कवि यह कह रहे हैं कि विज्ञान तो है, विकास तो हो रहा है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में जो रहने वाले मनुष्य हैं उनके बीच रसपूर्ण, प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। मानव कल्याण इसका प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। कवि ने लिखा है, रसवती भू के मनुष्य का श्रेय यह नहीं विज्ञान कटु आग्नेय, श्रेय उसका प्रमाण में बहती प्रणय की वायु, मानव के हेतु अर्पित मानवों की आयु। कवि ने विज्ञान के वर्तमान रूप का तिरस्कार कर मानवता के लिए वस्तुतः कल्याणकारी उपकरणों का संधान किया है। मानवता के लिए मांगलिक वस्तु मनुष्य की आँखों में उमड़ने वाली आंसुओं की धारा है, करुणा और सहानुभूति की भावना है। मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, अतः उसका जीवन केवल अपने सुख स्वार्थ के लिए नियोजित नहीं होना चाहिए। उसके हृदय में करुणा, दया और संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये ही गुण उसे मानव संज्ञान प्रदान करते हैं। बुद्धि के व्यामोह में पड़कर मनुष्य ने अपनी जिन सुकुमार वृत्तियों को कुचल दिया है, उन वृत्तियों के विकास में ही मानवता का कल्याण निहित है। मानव की आत्मा पाशविक वृत्तियों को त्याग कर दैवी गुणों से अपने को समृद्ध कर सके, वह किरणों के समान उज्ज्वल और प्रसारणशील बने। इसमें ही मनुष्य की भलाई है, संसार का हित है। कवि ने लिखा है, श्रेय वह विज्ञान का वरदान हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान। श्रेय वह नरबुद्धि का शिवरूप आविष्कार ढो सके जिससे प्रकृति सबको सुखों का भार। कवि दिनकर ने यह बतलाया है कि आज के विज्ञानवादी युग में
मानवता जैसे अवरुद्ध हो गई है। अभी यह जो विज्ञान है यह अपने पथ पर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि यह जो मानवता है यह मानवता अब खत्म हो रही है। मानवता इस विज्ञान भरे जीवन में मानवता के लिए मानव कोई स्थान ही नहीं है। यह मानवता का जो सार आगे बढ़ रहा था इसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया है, यह अवरुद्ध हो गया है। व्यक्ति के हृदय में प्रवाहित प्रेम स्रोत सूख रहे हैं। विज्ञान के चक्कर में लोग विज्ञान के पीछे इतने ज़्यादा भागते हैं कि जो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के बीच में जो प्रेम भाव थे वह प्रेम भाव अब समाप्त हो रहे हैं। मनुष्य में यह जो प्रेम का स्रोत था एक दूसरे के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति, वह जो प्रेम स्रोत था वह अब सूख रहे हैं। भौतिकवाद मनोवृत्ति ने व्यक्ति में स्वार्थों को जन्म दिया और जिसके फलस्वरूप संघर्षों में वृद्धि हुई। एक समय था जब व्यक्ति, कोई भी मनुष्य स्वार्थहीन होकर किसी की मदद करते थे, सहायता करते थे, परंतु अब लोग ऐसे नहीं रहे। आज मनुष्य अनजान व्यक्ति को तो छोड़िए, यदि आप अपने मित्र से भी किसी चीज़ की सहायता मांगते हैं या फिर कोई भी चीज़ मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो वह व्यक्ति तब तक आपकी मदद निस्वार्थ भाव से नहीं करेगा जब तक कि उसे उसमें अपना कुछ स्वार्थ ना दिखे, है ना। यह हमें अक्सर अपने दिनचर्या में देखने को मिलता है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति, अपना भाई बहन देख लीजिए, माता पिता देख लीजिए, मित्र देख लीजिए, अड़ोस पड़ोस को देख लीजिए, सभी के व्यवहार में कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। विज्ञान जिसे वरदान बनना चाहिए था, अभिशाप बनकर मानव जाति के विनाश का कारण बन रहा है। आज का मानव विज्ञान के इस अभिशप्त चक्र में पिस रहा है, स्नेह के लिए तड़प रहा है। स्नेह के लिए तड़प रहा है, इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान दीजिए। आज हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे प्यार हैं, इन सब में जगह कर लिया है, घर कर लिया है कोई, तो वह है मोबाइल फ़ोन। इस मोबाइल फ़ोन के चलते हमारे रिश्तों में इतनी दूरियां आ गई है। आज भी देखिएगा, लोग जब बहुत दिनों के बाद मिले, लेकिन भी जब एक साथ मिलते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट ही आपस में बात करते हैं। उसके बाद गौर कीजिएगा, वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने फ़ोन में छेड़खानी करते रहता है। वह शारीरिक रूप से तो वहाँ उपस्थित रहता है, परंतु वह वहाँ उपस्थित प्रत्येक लोगों को इंटरटेन नहीं करता। वह कहीं ना कहीं अपने फ़ोन में ही लगा रहता है। इस प्रकार लोग, ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान की जो उत्पत्ति है मोबाइल फ़ोन, इसके चक्कर में, इसके प्रयोग के चक्कर में लोग इसके पीछे इतने आदी हो गए हैं कि एक दूसरे को ध्यान नहीं देते, एक दूसरे के रिश्ते को वह महत्व नहीं दे पाते जो हमने अपने दादा के ज़माने में देखा था। लोग स्नेह के लिए तड़प जाते हैं। कुछ भी हुआ तो बच्चों को देख लीजिए, आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, जब वह रोते हैं, बिलखते हैं, जब अपने माता पिता को परेशान करते हैं, तब उनके माता पिता क्या करते हैं, वह उसे बहुत ज़्यादा स्नेह या दुलार प्यार देने के बजाय वह उन्हें फ़ोन थमा देते हैं। और फ़ोन लेने के बाद वह बच्चा जो है शांत हो जाता है, चुपचाप एक कोना में पड़ा रहता है। पता ही नहीं चलता है कि इतने बड़े घर में कहीं कोई बच्चा भी है, क्योंकि लोग उस छोटे से मासूम बच्चे को भी फ़ोन का आदी बना देते हैं। वह बच्चा जो प्रेम स्नेह पाने का अधिकारी होता है, वह फ़ोन में चिपक कर रह जाता है।
इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि यह जो विज्ञान है, विज्ञान हमारे लिए अभिशाप चक्र बन गया है। इसी चक्कर में लोग जो हैं स्नेह के लिए तड़प रहे हैं। दिनकर ने विज्ञानवाद की बुद्धिवादिता एवं हृदयहीनता के विरुद्ध स्नेह, प्रेम और मानवतावादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया है। इस प्रकार हम जो देख रहे थे मनुष्य का श्रेय कविता, इस कविता का जो सारांश है वह समाप्त हुआ। और नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे उसमें हम लोग यह जो कविता है मनुष्य का श्रेय कविता, इस कविता का सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अर्थात जो कविता है इस कविता की एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और पंक्ति वाइज उसे व्याख्या करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो मनुष्य का श्रेय कविता का सारांश देखा, आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। यदि हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।